जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 6 चैप्टर सेकेंड, जो कि हम एनसीईआरटी से चलने वाले। इससे कि पहले की वीडियो जो है हमने ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं हिस्ट्री का, जो कि चैप्टर का नाम था कब कहाँ और कैसे। आज जो है दूसरी चैप्टर है जिसका नाम है आखेटक खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बात करते हैं आरंभिक मानव जो थे आखिर इधर उधर क्यों घूमते थे। मतलब कहने का ये मतलब हो गया कि जो पहले के जो मानव जो होते थे आखिर इधर उधर क्यों भटकते थे, इधर उधर घूमते क्यों थे। ठीक है, तो चलिए इसमें से कुछ हम बात करें तो उसके बाद हम नोट्स के ऊपर कर लेते हैं, क्योंकि जो मैं नोट्स जो बनाया उसमें इस चीज़ को कवर नहीं कर पाए हैं। डायरेक्ट हम मेन पॉइंट से ले गए हैं, तो इसलिए थोड़ा इसमें कवर करते हैं, उसके बाद हम नोट्स के ऊपर काम करेंगे। तो चलिए बात करते हैं, हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में कितने 20 लाख साल पहले रहा करते थे, जिसे हम क्या कहते हैं आखेटक या खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। भोजन इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें उस नाम से पुकारते हैं। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि हम इस उपमहाद्वीप में हम वैसे लोगों को लोग जानते हैं जो कि आज से लगभग 20 लाख साल पहले क्या करते थे, यहाँ पर रहा करते थे। आज हम उन्हें क्या आखेटक या खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। किस आधार पर, तो भोजन के इंतजाम करने की विधि के आधार पर उस नाम से हम लोग क्या करते हैं, पुकारते हैं। बात करते हैं कि आमतौर पर खाने के लिए वो क्या करते, जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे, फल मूल दाने और पत्तियाँ अंडे इकट्ठा भी करते थे। ओके, अब बात करते हैं आखेटक खाद्य संग्रह समुदाय एक जगह से दूसरे जगह तक क्यों घूमते थे। ठीक है, देखिए आखेटक या खाद्य संग्रह समुदाय के जो लोग थे एक जगह से दूसरी जगह घूमने का कई सारे कारण थे। पहला कारण यह था कि अगर एक स्थान पर वो ज़्यादा दिन समय तक रुक जाते तो क्या करते कि आसपास के जंगल को खाकर समाप्त कर देते। तो इसीलिए क्या करते थे कि भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया करते थे। दूसरी कारण हम ये बताना चाहेंगे कि दूसरी कारण यह था कि अगर मान लीजिए कि कहीं भी अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से, मान लीजिए कहीं पे सर्दी है कहीं पे गर्मी है, तो अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग की मतलब अनुसार वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया करते थे। तीसरी बात करते हैं, तीसरा कारण यह रहा होगा कि जानवर की शिकार करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया करते रहे होंगे। चौथी कारण यह रहा हो कि मौसमी फलों के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया करते रहते थे। ओके, अब बात करते हैं कि आरंभिक मानव की जानकारी हमें कैसे प्राप्त हुई। यही रही ना, हाँ, कि आरंभिक मानव की जानकारी हमें कैसे मिली। ठीक है, अब हम बात करते हैं नोट्स के ऊपर से काम करते हैं। ओके, इसको ख़त्म हो गया, जो ज़रूरत था उतना कर दिया, इतना ही के लिए हमें इतना बड़ा लेना पड़ा, कोई नहीं। बात करते हैं स्रोतों के आधार पर प्राचीन इतिहास को कितने भागों में बांटा जा सकता है, 3 भागों में बांटा जा सकता है। प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्टोरिकल हिस्ट्री। मतलब कि प्राक ऐतिहासिक, आद ऐतिहासिक और ऐतिहासिक इतिहास। तो प्री हिस्ट्री में जो था केवल क्या था, पुरातात्विक साक्ष्य मिला था। पुरातात्विक साक्ष्य कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे कि पुरातात्विक साक्ष्य में होता है जैसे कि पुरातात्विक विभाग के जो लोग होते हैं खुदाई वगैरह करते हैं तो उसमें मिलते थे। तो वही केवल पुरातात्विक साक्ष्य, जैसे पत्थर के औजार हो गए, स्तंभ वगैरह हो गए, इस सब मतलब शिलालेख वगैरह ये सब मिलते थे। ठीक है, जैसे कि बात करते हैं पाषाण काल, एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं। प्रोटो हिस्ट्री की बात करते हैं। प्रोटो हिस्ट्री में क्या हुआ था कि पुरातात्विक भी था, मतलब कि जो केवल पुरातात्विक साक्ष्य भी था और लिखित साक्ष्य भी था, लेकिन इस जो लिखित साक्ष्य जो था उसको पढ़ा नहीं जा चुका था। जैसे कि बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता जो है उसमें एक मुहर मिली थी, मुहर जो सील, इंग्लिश में बोलते हैं सील, जो मुहर मिली थी उस पर कुछ लिपि का प्रयोग किया हुआ, यानी कि इंस्क्रिप्शन का प्रयोग किया गया था, जिसे अभी तक भी पढ़ा नहीं गया था। मतलब कि वही हुआ कि जो प्रोटो हिस्ट्री में जो था कि हड़प्पा सभ्यता का जो मुहर मिला था उसको पढ़ा नहीं जा सका था। ठीक है, लेकिन लिखित स्रोत मिला था लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका था। अब बात करते हैं हिस्टोरिकल हिस्ट्री। हिस्टोरिकल हिस्ट्री में क्या हुआ था कि पुरातात्विक साक्ष्य के साथ साथ साहित्यिक स्रोत भी मिला था और इसे पढ़ा भी जा सका, जैसे कि ऋग्वेद हो गए, सामवेद हो गए, यजुर्वेद हो गए, अथर्ववेद हो गए, जो कि क्लास 6 के एनसीईआरटी में हम लोग पढ़ेंगे। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, जो कि चैप्टर 4 में है। चैप्टर 3 में आपका मिलेगा आरंभिक नगर, उसके बाद चैप्टर 4 में मिलेगा वही क्या मतलब कि क्या इस दुनिया के सबसे प्राचीनतम ग्रंथों में से एक है ऋग्वेद, सामवेद, उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, थोड़ा मुझे गला में प्रॉब्लम है, इस वजह से थोड़ा आवाज़ में कुछ दिक्कत आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, हम आपको सही से और लेकर चल रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो बात करते हैं कि जो पाषाण काल था 1820 ईस्वी में जॉर्गेस थॉमस महोदय ने क्या किया कि जो पाषाण काल प्री हिस्ट्री जो है, प्री हिस्ट्री को 3 भागों में बांट दिया। प्री हिस्ट्री को जो है प्राक ऐतिहासिक को है 3 भागों में बांट दिया गया। कितने उन्होंने बांटे, तो 1820 ईस्वी में जॉर्गेस थॉमसन महोदय ने 3 भागों में बांट दिया, स्टोन एज, कांस्य युग और आयरन एज। ठीक है, तो स्टोन एज जो है, स्टोन एज में बात करते हैं कि मानव के द्वारा, जिस काल में मानव के द्वारा अपने आजीविका जीवन चलाने के लिए क्या किए होंगे, सबसे अधिक पत्थरों का उपयोग किए होंगे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं स्टोन एज, यानी कि
पत्थर का काल यानी पाषाण काल कहा जाता है। ठीक है, तो आपको अगर कोई पूछ दिया जाए कि स्टोन एज या कांस्य एज या फिर आयरन एज के बारे में बताने के लिए, तो आप इसका सिंपल सी फंडा और सिंपल सी अपनी लैंग्वेज में आप इसको क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल दे सकते हैं या फिर एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं किसके बारे में, तो आगे चल के जो स्टोन एज है, देखिए जी, बात करते हैं प्री हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया था 1820 ईस्वी में। जॉर्गेस थॉमसन महोदय ने क्या किया थे, डिवाइड कर दिए थे, जो कि स्टोन एज हो गया, कांस्य युग हो गया, कांस्य एज हो गया और आयरन एज हो गया। कांस्य जो है तांबा और टीन को मिला के बनाया जाता है। ठीक है, आयरन एज हो गया लोहा एज। ओके, जो कि 6ठी शताब्दी में लोहे का फाल वगैरह मिले थे, हल वगैरह मिले थे, जो कि आगे पढ़ेंगे, हिस्ट्री में पढ़ना है। तो आगे चल के क्या होता है, फिर जो स्टोन एज है, स्टोन एज का जो फिर 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल की बात करें तो पूरा पाषाण काल का जो टाइम पीरियड था 25 लाख से लेकर 10,000 ईस्वी पूर्व, बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट होता है, 10,000 ईस्वी पूर्व तक माना गया। इसमें क्या होता था कि बड़े बड़े पत्थर के औजार मिले थे। क्या मिले थे, तो बड़े बड़े पत्थर के औजार मिले थे। इसमें जो मानव जो थे आखेटक थे, यानी कि वो लोग क्या करते थे, शिकारी वगैरह किया करते थे। ओके, साथ ही साथ ये लोग क्या कर चुके थे, आग की खोज कर चुके थे, लेकिन इनको उपयोग उसके बारे में मालूम नहीं था। ठीक है, अब बात करते हैं मध्य पाषाण काल की। तो मध्य पाषाण काल में क्या हुआ था, इसका जो टाइम पीरियड है 10,000 से लेकर 4,000 ईस्वी पूर्व माना गया, कहीं कहीं 10,000 से 600 माना गया है। ठीक है, तो इस टाइम पीरियड में जो अलग अलग बुक खुलेगा, अलग अलग टाइम पीरियड दे रखा है, इसके लिए आपको कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है। जो आपको अच्छा लगे उस चीज़ को आप मतलब कि कॉपी कर सकते हो, आप लिख सकते हो, बोल सकते हो, समझ सकते हो। तो कहीं कहीं 10,000 से 600 ईस्वी पूर्व दिया गया है, सॉरी 10,000 से 6,000 ईस्वी पूर्व दिया गया, कहीं कहीं 10,000 से 4,000 ईस्वी पूर्व दिया गया है। इसके लिए कोई मतलब इशू की उतनी बड़ी इशू नहीं है। ठीक है, बात करते हैं मध्य पाषाण काल में क्या हुआ कि हथियार जो था सूक्ष्म थे, यानी छोटे छोटे थे, जिसे माइक्रोलिथ कहा जाता था। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि आखेटक में कमी आ गई थी, पशुपालन करना शुरू कर दिए थे ये लोग। ठीक है, खाद्य संग्रह यानी कि भोजन की इकट्ठा करना शुरू कर दिए थे। लेकिन इस जो पूरा पाषाण काल था, पूरा पाषाण काल में इन लोगों जो थे वो क्या करते थे, मतलब कि खाद्य संग्रह करना, मतलब वो लोग नहीं जानते थे, वो लोग खाना बदोस्ती, इधर उधर घूमना है, खाना खाना है, जो मिल गया खाना खा लो, बात खत्म। लेकिन नव पाषाण काल आते आते जो नव पाषाण काल जो है 10,000 से लेकर 1,000 ईस्वी पूर्व माना गया है। आपको एक चीज़ का यहाँ पर कन्फ्यूजन होगी कि सर 10,000 ईस्वी पूर्व ये भी है, 10,000 ईस्वी पूर्व ये भी है। जी हाँ, 10,000 ईस्वी पूर्व और 10,000 ईस्वी पूर्व दोनों काल को संक्रमण काल माना गया, इसीलिए इसे क्या किया गया, टाइम के आधार पर इसे विभाजित नहीं किया गया है। अब हम बात करते हैं नव पाषाण काल की। तो नव पाषाण काल में जो थे हथियार जो था क्या था, पॉलिशदार था, बहुत ही चमकीले था, स्थानीय निवास ये लोग करना शुरू कर दिए थे। ठीक है, साथ ही साथ पहिया की खोज कर दिए थे। ठीक है, साथ ही साथ ये लोग क्या कर दिए थे, कुत्ता को पालतू बनाना शुरू कर दिए थे। ठीक है, कुत्ता को पालतू बनाना शुरू कर दिए थे, साथ ही जानवर को पशुपालन क्रिया क्या हो गए थे, प्रारंभ हो गए थे। अब आगे हम बात करते हैं लोगों की रहने की जगह, हम लोग बात कर रहे हैं तो लोग रहते कहाँ थे, तो पूरा पाषाण काल में हम बात करते हैं तो भीमबेटका और आंध्र प्रदेश में कुर्नूल की गुफाएं में लोग रहा करते थे। ओके, अब बात करते हैं लोगों की रहने की जगह की। अब आगे मेन पॉइंट एनसीईआरटी की जगह पे। ठीक है, तो लोगों की रहने की जगह की बात करते हैं तो मेहरगढ़ की बात करते हैं। मेहरगढ़ जो है आपका कहाँ है, वर्तमान में कहाँ है, पाकिस्तान में स्थित है, जो कि सुलेमान और कीर्था पहाड़ियों के बीच में स्थित है। यहाँ सबसे पहले क्या मिले थे, तो कृषि के साक्ष्य मिले थे। ठीक है, मेहरगढ़ में क्या हुआ था कि कृषि के साक्ष्य मिले थे करीबन आज से लगभग 6,000 ईस्वी पूर्व। जब आप एनसीईआरटी खोलोगे तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि करीबन 6,000 पहले जो था सुलेमान और कीर्था पहाड़ियों के बारे में पता लगाया, तो वहाँ पर सबसे पहले स्त्री और पुरुषों ने क्या किए थे, सबसे पहले कृषि का साक्ष्य मिले। ठीक है, अब बात करते हैं क्या मेहरगढ़ के बारे में बात करें तो मेहरगढ़ में कई सारे अंडाकार क्या मिले थे, कब्र भी मिले थे। साथ ही मानव के साथ साथ क्या हुआ था, जानवर को भी दफनाने के साक्ष्य मिले थे। जानवर में बात करें तो बकरी के कंकाल भी प्राप्त हुए थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं बुर्ज होम। ये सारे जो अभी जो आपको मेहरगढ़ हमने बताया, मेहरगढ़ जो है नव पाषाण काल का क्या था, पूरा स्थल था। यानी नव पाषाण काल में जो लोग थे वो इस जगह पर रहा करते थे। नव पाषाण काल का हमने टाइम पीरियड कितना बताया है, तो भैया आपको जो है नव पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है 10,000 से लेकर 1,000 ईस्वी पूर्व तक हमने बताया है। अब बात करते हैं बुर्ज होम की जो खोज है 1935 ईस्वी में टेरा पीटरसन द्वारा किया गया था। ठीक है, ये भी नव पाषाण काल का क्या है, पूरा स्थल है, जो कि हमने यहाँ पर एन सिंबल डाल रखे हैं। ठीक है, तो 1935 में टेरा पीटरसन द्वारा खोजा गया था। यहाँ पर क्या हुआ था, बुर्ज होम में क्या हुआ था कि जो है
यहाँ पर गर्त आवास मिला था। क्या मिला था? गर्त आवास, यानी कि ज़मीन के अंदर क्या हुआ था? आवास मिला था। ठीक है, गर्त यानी ज़मीन के अंदर तक जाने के लिए क्या हुआ था? सीढ़ियों का प्रयोग किया जाता था। क्या किया जाता था? सीढ़ियों का प्रयोग किया जाता था। गर्त के ऊपरी भाग, यानी कि ये जो गर्त है, गर्त के ऊपरी भाग पर क्या मिले थे? चूल्हे का राख मिला था। क्या मिला था? चूल्हे, यानी कि जो पहले के ज़माने में जो घर में खाने पकाया था, अभी तो गैस आ गए, पहले लकड़ी के जो खाने वगैरह पकाते थे तो चूल्हे के राख मिले थे। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ भी लोगों को जानवर के साथ दफनाने का साक्ष्य मिले थे। ये जो बुर्ज जो है आपको कहाँ है? तो ये जो आपका जो है कश्मीर में स्थित है, कश्मीर में स्थित है। ये कश्मीर में स्थित है। बुर्ज होम में क्या हुआ था कि बुर्ज होम जो है वहाँ पर एक बहुत अच्छी पेड़ मिलते थे, जो कि आपको हम चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा चुके हैं। आप कमेंट करके हमें बताएं कि वो कौन सी पेड़ है, उस पेड़ की छाल का क्या बनाया जाता था। ठीक है, इसके बारे में आप हमें कमेंट करके बताएंगे। अब हम बात करते हैं चिरांद की। चिरांद जो है वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? तो बिहार राज्य में स्थित है। कहाँ पे भैया? तो बिहार राज्य में स्थित है। वो भी बिहार के कौन से जिले में? तो सारण जिले में स्थित है, जिसका जो मुख्यालय कहाँ है? सारण, छपरा, सारण जिले में है। अब बात करते हैं यहाँ पर क्या हुआ था कि बकराकार झोपड़ी का साक्ष्य मिले थे। क्या मिले थे? तो बकराकार झोपड़ी का साक्ष्य मिले थे। ये भी क्या था? नवपाषाण काल का पूरा स्थल था। अब हम बात करते हैं दार्जिलिंग हेडिंग। दार्जिलिंग हेडिंग जो है कहाँ पे है? यह जो है यह पूरा स्थल चीन और म्यांमार के की ओर जाने वाले रास्ते पर स्थित है। एक बार मैप पर भी काम कर लेते हैं। देखिए मैप में बात करते हैं, बुर्ज होम जो है आपका कहाँ है? जम्मू और कश्मीर में है। दार्जिलिंग हेडिंग जो है यहाँ पे है आपका। ठीक है, ये हो गया म्यांमार, जो कि बर्मा, तिब्बत बर्मा के नाम से भी पहले जाना जाता था। तो म्यांमार और चीन के रास्ते के बीच में स्थित है। यहाँ पर क्या हुआ था कि मूसल और खड़ल जैसे पत्थर के बड़े बड़े क्या मिले थे? उद्योग मिले थे, यानी उपकरण मिले थे। ठीक है, इससे यह पता चलता है कि लोग जो है यहाँ पर खेती बाड़ी करना जानते थे, तभी तो ये इतने बड़े बड़े मूसल हो गए, औजार हो गए, हथियार मिलते थे, जैसे कि अनाज वगैरह कूटने या पीसने के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं दार्जिलिंग हेडिंग हो गया, और उसके बाद हम बात करते हैं किसका? कोल्डिवा। कोल्डिवा जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर क्या हुआ था? 6000 साल पहले चावल का साक्ष्य मिले थे। क्या मिले थे? चावल के साक्ष्य मिले थे। ये भी क्या है? नवपाषाण काल का पूरा स्थल है। ओके, पूरा स्थल है जो कि यहाँ पर लोग रहते कहते हैं। अब बात करते हैं महागढ़ा। महागढ़ा जो है यहाँ पर गौशाला का प्रमाण मिला था। महागढ़ा में क्या मिला था? तो गौशाला का बहुत सारे प्रमाण मिले थे। ठीक है, अब बात करते हैं भीमबेटका। भीमबेटका जो है पूरा पाषाण काल का मतलब कि स्थल है, जहाँ पर लोग क्या करते थे? रहते थे। ओके, तो ये जो भीमबेटका जो है भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है। यहाँ पर क्या हुआ था कि बहुत सारे क्या मिले थे? तो गुफाएं मिले थे, बहुत सारे गुफाएं मिले थे। भीमबेटका जो है विंध्याचल पर्वत के पास था। कहाँ था? विंध्याचल पर्वत के पास था, तथा नर्मदा घाटी के पास स्थित था। यहाँ पर क्या हुआ था कि 700 गुफाएं मिले थे। क्या मिले थे? तो 700 गुफाएं मिले थे, जिसमें से क्या हो चुका था कि 475 ऐसे गुफाएं मिले थे जिसमें क्या किया गया था? चित्रण किया गया था, जिसमें 29 प्रजाति का चित्रण किया हुआ था। मतलब कहने का मतलब यह हो गया कि ये जो भीमबेटका जो था आपका कहाँ था? तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में रायसेन जिला में स्थित था। यहाँ पर 29 प्रजातियों का चित्रण मिला था, जिसमें से 16 रंगों का प्रयोग किया गया था, जिसमें सबसे ज़्यादा किसका था? सफ़ेद और लाल रंग का प्रयोग किया गया था। पूरा पाषाण इसमें जो चित्र मिला गया था, जो कि भीमबेटका में जो गुफा में जो चित्र मिला था, उसमें नवपाषाण काल से लेकर पूरा पाषाण काल से लेकर नवपाषाण काल के सभी का चित्रण मिले थे। ओके, अब बात करते हैं हुसुकी। हुसुकी जो है कहाँ पे? कृष्णा नदी के सहायक नदी है। यहाँ पर क्या हुआ था? पत्थर के बड़े बड़े उद्योग मिले थे। क्या मिले थे? बड़े बड़े पत्थर के अब हम बात करते हैं कुरनूल की गुफा। कुरनूल की गुफा जो कहाँ पे स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? वो आप हमें कमेंट करके बताएंगे। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों की आप कैपिटल यानी राजधानी आप हमें कमेंट करके बताएंगे। ओके, अब हम बात करते हैं किसकी? कुरनूल की गुफा। कुरनूल की गुफा में क्या मिले थे? चूल्हे के राख मिले थे। जैसे कि आपको हम बताया था कि ये लोग आग की क्या कर चुके थे? खोज तो कर चुके थे, लेकिन इसके उपयोग के बारे में नहीं मालूम था। तो ठीक है, अब हम बात करते हैं शुतुरमुर्ग के अंडे। शुतुरमुर्ग के अंडे जो है महाराष्ट्र के पाटन से प्राप्त हुआ था। इस अंडे पर क्या किया गया था? एक खास प्रकार का चित्रण किया हुआ था। ओके दोस्तों, आज की वीडियो में यहीं आपका एंड होती है, जो कि चैप्टर 2 जो है क्लास 6 का एंड होती है। आज मेरा कुछ तबीयत में भी कुछ
खराबी लग रहा है थोड़ा सर्दी खांसी हो गया है, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। और कुछ वॉइस में प्रॉब्लम होगी, इसके लिए भी हम क्षमा चाहते हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लस में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में क्या है, आरंभिक नगर के बारे में हम लोग बात करेंगे। ओके, चैप्टर 3 में। ओके, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, ओके, बाय बाय।